हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और सबसे पहले तो भाई तुमको मैरी क्रिसमस। होप भाई तुमको तुम्हारा गिफ्ट मिल गया हो तकिए के नीचे। आजकल कमीने आईफोन 6 मांगने लगे हैं। मैं खुद नोकिया 3310 लेके घूम रहा हूँ भाई। और ये हम क्या सुन रहे हैं भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या यहाँ पर प्रीमियर लीग में वापसी कर सकते हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब देखो, इस वहम पे या फिर इस रूमर को कह लो या फिर इस शॉकिंग स्टेटमेंट को कह लो, इसके लिए हमको थोड़ा इंसिडेंट को समझना पड़ेगा। अभी हाल ही में यहाँ पर एक बॉक्सिंग का एक इवेंट हुआ था जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी थे और यहाँ पर एक बॉक्सिंग प्रमोटर वॉरेन भी थे। इसमें यहीं पर एक वीडियो सर्कुलेट होती कि जब यहाँ पर दोनों लोग जोक कर रहे होते हैं और वॉरेन यहाँ पर मीडिया मतलब ऐसी कैमरे को देख के कहते हैं कि मैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आर्सेनल को साइन करने वाले हैं, और यहां पर रोनाल्डो हंस के उस पर रिएक्ट करके इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसके बाद मामला तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है जब बाद में ट्विटर पे उसी चीज को टैग और मेंशन करके वॉरेन ये कहते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन इट। अब देखो, मैं तुमको रीसेंट अपडेट की बात बताया तो यहाँ पर है चल रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूकासल वगैरह के रिगार्डिंग कि क्या सऊदी से प्लेयर लेके आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो अपडेट हमको मिला था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई एज सच न्यूकासल यूनाइटेड में प्लान है नहीं कि वो सऊदी से किसी प्लेयर को लेके आए। और उसमें भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ऊपर नहीं था, बल्कि वो रूबन नेवेस का था, क्योंकि तुमको पता है सैंडो टोनाली वाला मामला हो गया था। लेकिन अब यहां पर उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया कैल्विन फिलिप्स पे। लेकिन यहां पर आर्सेनल थी और यहां पर चेल्सी का बताया जा रहा है। खैर, मैनचेस्टर यूनाइटेड में टेन हैग भी यूज कर सकता है रोनाल्डो को, बट खैर अगर जोक्स अपार्ट थोड़ा सीरियसली इसको कंसिडर करें तो देखो, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्यूरियोसिटी जगाता है। और तुमको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग कैंपेन ऐसा रहता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग चीजें ऐसे सर्कुलेट होती है कि जहां पर उसका नाम बहुत आराम से यूज किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी और स्लाइटेस्ट चांस भी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आने का? देखो, उसके लिए दो हमको पर्सपेक्टिव यहां पर थोड़े से तराशने होंगे। पहला यह कि क्या रोनाल्डो सही में चाहता है? देखो, रीसेंट टाइम में अगर आप रोनाल्डो के इंटरव्यूज की बात करोगे तो रोनाल्डो ने इस चीज पे कहा है कि हाँ भाई देखो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगेन आपको समझना पड़ेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अभी की परफॉर्मेंस अल नसर के साथ बहुत ज्यादा तगड़ी है, और यहां पर ये चीज लीड किसको करने वाली है? यूरो 2024 को। ऐसे में यहां पर जनवरी ट्रांसफर विंडो में डेफिनेटली मसाला होने वाला है। लेकिन तुम एक बार खुद सोचो कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद चाहेगा कि वो अभी एक थोड़ा सा रॉक एंड रोल राइड वाली एक स्पेल के साथ जाए 6 महीने में, जो कि ऑफकोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क्वालिटी को देख के डेफिनेटली बहुत बेहतरीन जा सकता है। या फिर अगर हम जिम क्लब्स की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं चेल्सी की, जैसे बात करते हैं न्यूकासल यूनाइटेड की, क्या ऐसे क्लब के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर्सनल बेनिफिट होने वाला है अपार्ट फ्रॉम द हाइप कंटेंट की बात करें या फिर एक एक प्रीमियर लीग बोनांजा की बात करें, इसके अलावा कुछ पर्सनल होने वाला है? क्योंकि कलेक्टिव दोनों प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूकासल यूनाइटेड में इंजरी है और चेल्सी में दिमाग की कमी है थोड़ी सी यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो पर्सनल मोटिव होगा वो कुछ इतना खास होगा नहीं। सोचो यहीं पर ही रियल मैड्रिड हो जाती। अच्छे दिन सोचो जोसेलू ये जो चल रहा है कि मोरो इकार्डी को ले लेंगे, ये कर लेंगे, इसमें एक खबर आ जाती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ शायद से कुछ हो जाए। भाई मैं तो दिल फेल हो जाता मेरा। बट दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि क्या सही में प्रीमियर लीग क्लब्स को चाहिए? देखो, अगर न्यूकासल यूनाइटेड की बात करें तो उनके लिए अटैकिंग डायनामिक्स को चेंज करना कोई खास है नहीं, क्योंकि कैलम विल्सन भी ठीक है इस समय, इसक भी यहाँ पर वापसी आ चुका है और यहाँ पर सैंडो टोनाली का रिप्लेसमेंट लेके नहीं आए, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे अभी जाएंगे नहीं वो। चेल्सी की बात करें, देखो एनकुंकू वापस आ चुका है, निकोलस जैक्सन वापस आ चुका है। यस, दोनों यहाँ पर एनकुंकू को अभी टाइम लगेगा सेटल होने में, और निकोलस जैक्सन की तो खैर बात ही ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर उनके लिए भी कोई खास है नहीं। अगेन टॉड बोहेली यहाँ पर उनका ओनर है, हमको सबको पता है कि वो यहाँ पर हमेशा से चाहता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो चेल्सी को ज्वाइन करे, तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि होगा नहीं। आई थिंक मेरे को लगता है मोटे मोटे तौर पर होगा नहीं। लेकिन स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग थी और इस चीज को मैं डेफिनेटली आने वाले टाइम में फॉलो करता रहूंगा और देखेंगे कि भाई क्या कुछ बिल्डअप हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रीमियर लीग, इट्स अबाउट यूरोप में कुछ हो सकता है क्या? भाई रियल मैड्रिड पे यार ये जो पॉलिसी है ना, ये कभी कभार तो सही में बहुत दिक्कत देती है एज अ मैड्रिड फैन। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें, यहाँ पर एक एरा स्टार्ट हो चुका है, क्या कह सकते हैं, क्रिसमस का गिफ्ट यूनाइटेड के फैन बेस को मिल गया, क्योंकि लॉन्ग अवेटेड सर जिम रैटक्लिफ ने 25% की जो डील थी वो यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो गई है, कंफर्म हो गया है। कुछ की पॉइंट्स मैं तुमको बता देता हूं जो कि तुमको पता होना चाहिए। सबसे पहले, अभी अगले 8 हफ्ते तक, जब तक प्रीमियर लीग के टेस्ट होंगे, कुछ वेरीफाई होंगे, जब तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन नहीं होंगे, सर जिम रैटक्लिफ का कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। यानी कि तुम कह सकते हो कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई की डिसीजन वो नहीं लेंगे। साथ ही यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिचार्ड नोल्ट की बात करें या मोर्तो की, इन प्लेयर, इन बंदों की जो कि ऊपर फुटबॉल को संभाल रहे हैं, इनकी जॉब पे बहुत खतरा है।
तो यहाँ पर वो अपना बंदा लेके आएंगे जो कि ब्लैंक बताया जा रहा है, जो कि फॉर्मर जुवेंटस और फॉर्मर PSG में भी डायरेक्टर वगैरह रह चुके हैं। तो वो यहाँ पर यूनाइटेड में आके संभाल सकते हैं क्योंकि वो इनियोस का पूरा पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 तरीके की शेयर्स होते हैं, शेयर A और शेयर B। ग्लेजर्स के पास शेयर B है और इनिशियली भी सर जिम रैटक्लिफ ने वही टारगेट करा था कि मेरे को शेयर्स B चाहिए क्योंकि उनकी वोटिंग पावर 10 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन ग्लेजर्स ने यहाँ पर लेकिन अभी बताया गया है कि 25% जो है वो उधर से ही है, तो उनके पास कुछ हद तक है। लेकिन अभी भी ग्लेजर्स के पास मेजोरिटी होल्ड आप कह सकते हो कि उनके पास है। यस, यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आप मान के चलो कि ग्लेजर्स का इनपुट अभी भी रहेगा, कुछ हद तक फाइनल से भी रह सकता है, हु नोज। इसी के साथ यहाँ पर ये भी एक दिलासा दिया गया है या फिर आप कह सकते हो आश्वासन हमको मिल गया है कि भाई आने वाले टाइम में जो भी पैसा उठाया जाएगा, सर जिम रैटक्लिफ जो भी वो आते हैं ना, ओनर्स पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं वगैरह, उठा रहे हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे, वो यूनाइटेड के नाम पे नहीं उठाया जाएगा। यूनाइटेड का अभी का कर्जा लगभग 1 बिलियन के आसपास है। ऐसे में कर्जा यहाँ पर जो उठाया जाएगा वो इनियोस के नाम पे उठाया जाएगा, यानी कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका इन पे कोई असर नहीं होगा। साथ ही 300 मिलियन वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, ओल्ड ट्रैफोर्ड को रेनोवेट वगैरह करेंगे या फिर जो भी है वो भी देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 8 हफ्ते बाद जब वापसी आएगी तब तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि टेन हैग की यूनाइटेड ने कैसा काम करा। देखो रिसेंट टाइम में मैंने जब भी टेन हैग का मुद्दा उठाया मैंने तुमको बताया कि देखो टेन हैग के साथ ये तो है कि क्रेडिट है बैंक में, लेकिन यूनाइटेड का फैन बेस अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है। ऐसे में उसको अच्छा खासा कंपेंसेशन देना पड़ेगा जो कि 15, 20, 25 मिलियन के आसपास है। ये चीज शायद से पलट जाए क्योंकि एक तो वही चीज होती है ना, कोई भी ओनर नहीं चाहेगा कि उसके स्टार्टिंग के डेज ही इतने खराब हो जाए, और वो अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए कर भी सकता है। उसके लिए 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है कि यूनाइटेड को बहुत ही गंदा खेलना पड़ेगा, तो ये तो ऑटोमेटिक है, ये तो हो ही रहा है, ये तो मतलब लेवल पे लेवल चढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इनके पास रिप्लेसमेंट लाइनअप होना चाहिए, जो कि अभी के तौर पे तो कोई भी रिप्लेसमेंट लाइनअप नहीं, कोई आना नहीं चाह रहा है इस प्रोजेक्ट में। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी एम्बापे और ओसिमन की, देखो कायदे से मैं यहाँ पर एम्बापे को डालना नहीं चाह रहा था, लेकिन ओसिमन वाली स्टोरी ने थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर दिया। 18 तारीख को लेक क्विप ने एक रिपोर्ट डाली और उन्होंने कहा कि देखो मैड्रिड के पास दो ही चॉइस है। और उसके बाद ये रिपोर्ट और इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि ओसिमन ने हाल ही में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। मैं तुमको सही बताता हूँ, ओसिमन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना और इसको एम्पलीफाई कर देता है कि वो बिकेगा। उसके जो डील है वो मैं बता देता हूँ। एम्बापे का अगर सबसे पहले बात करें तो एम्बापे के साथ ये है कि आने वाले टाइम में जनवरी हो जाएगा, 1 जनवरी से वो फ्री है किसी के साथ रिन्यू करने वाले। जहाँ PSG कंसिस्टेंटली चाह रही है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले। यहाँ पर बताया जा रहा है और हमने डिस्कस भी करा है कि रियल मैड्रिड ने 15 दिन की डेडलाइन दे रखी है कि 15 जनवरी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में ज्वाइन करने का नहीं बल्कि जुलाई ही में ही समर ट्रांसफर विंडो में ज्वाइन करने का है। ऐसे में ना रियल मैड्रिड चाहती है और शायद से कुछ हद तक कुछ लोग कह रहे हैं किलियन एम्बापे भी नहीं चाहेगा कि यूरो 2024 के अराउंड यहाँ पर एक रायता फैले। लेकिन जो दूसरा है वो ये है कि शायद से रियल मैड्रिड अब नेपोली वाली इस डील को थोड़ा सा देखे, क्योंकि जो डिटेल्स है ना वो काफी अट्रैक्टिव है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता लगा है कि भैया देखो जो सैलरी है उसकी 5 से बढ़ा के 10 मिलियन कर दी, जो कि डबल कर दी। लेकिन यहाँ पे जो रिलीज क्लॉज है वो 120 से 130 मिलियन यूरोज रखा हुआ है, जो कि सही बताऊं तो जितना हम सोच रहे थे ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि इसके बाद जो एजेंट फीस वगैरह लगा के सही में 180-190 मिलियन की पड़ जाती है डील। लेकिन 130 मिलियन अगर 120-130 में अगर मान जाती है नेपोली, तो मेरे को लगता है ओसिमन की करंट सिचुएशन को देख के ठीक ही है। ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि रियल मैड्रिड अपनी पोजीशन किस तरीके से रखती है एम्बापे को लेके। और सही में अगर ये रिपोर्ट जिस तरीके से फैल रही है कि 15 जनवरी तक है डेडलाइन, तो ये मान के चलो कि जनवरी के पहले 15 दिन में बहुत ड्रामा देखने को मिलने वाला है, चाहे बाकी के शांत रहें। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की एक अलग अपडेट की बात करें तो यहाँ पर टोनी क्रूज के लिए भाई रियल मैड्रिड ने अपना एक बार फिर से कैंपेन चालू कर दिया और वो उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं। देखो कोई भी स्टैट्स ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां पर यह पता चलता है कि टोनी क्रूज पे इन्वेस्ट करना या फिर टोनी क्रूज को 1 साल और रखना घातक की बात है। सिवाय एक चीज के कि पॉलिसी नहीं है रियल मैड्रिड की, वो ये ना जैसे मैंने रोनाल्डो वाले कभी कभी पॉलिसी दिल पे लग जाती है। अगर आप इंजरीज की बात करो, ऑन एवरेज सिर्फ 22 दिन यहाँ पर अनअवेलेबल रहा है पिछले 5 साल में, टोनी क्रूज ऑन एवरेज रहा है। इसके बाद ही अगर आप यहाँ पर नंबर्स की बात करो, 24 में से 23 रियल मैड्रिड गेम टोनी क्रूज ने खेले हैं। इसके बाद हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर टोनी क्रूज है। इसके साथ इस समय मैड्रिड के यंग की बात करें, भाई कामाविंगा इंजर्ड हो चुका, चुआमेनी इंजर्ड हो चुका, सबायोस इंजर्ड हो चुका, लेकिन यहाँ पर टोनी क्रूज ने अपनी अवेलेबिलिटी और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी करा है। रियल मैड्रिड का परफॉर्मेंस देख लो, बेहतरीन ही जा रही है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो टोनी क्रूज का खुद का मन अभी नहीं पता, क्योंकि उसने पहले भी कहा है कि वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर मार्सेलो वाली सिचुएशन में आ जाए, सर्जियो रैमोस वाली सिचुएशन में आ जाए, या फिर अभी जो मॉड्रिच की सिचुएशन चल रही है जहाँ पर
एक आएगा ही, इमिनेंट डाउनफॉल आता ही है। वो चाहता है कि मैं उस लेवल पे यहाँ पर रियल मैड्रिड को छोड़ूं जब मैं सही में बहुत हाईएस्ट लेवल पे हूं और सब मेरे को एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन वो जो हाई पॉइंट पे लीव करने वाली बात होती है ना, प्राइम एग्जांपल है नेपोली में स्पेलेटी। स्कूडेटो जितवा दिया 30 साल में, सब सोच रहे थे कि आगे लेगेसी, उसको पता है मैं इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है नेपोली के पीस ऑफ बिजनेस से, तो वो चला गया। दूसरी चीज है कि भाई मॉडरिच तो जाएगा और शायद से टोनी क्रूज मॉडरिच में से कोई एक ही रुके या मे बी दोनों ही ना रुके, तो ये एक थोड़ी सी दुख की बात हो जाएगी। एक साथ दोनों लेजेंड हमको छोड़ के चले जाएंगे। इसी के साथ अगर बार्सिलोना की बात करें, खैर रियल मैड्रिड से एक छोटी अपडेट मैं और दे दूं, हमने 2-3 दिन पहले वरान की बात करी थी, उस पर भाई डेफिनेटली रिपोर्ट्स बिल्ड हो रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर ध्यान दे रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइमों में हम काफी ज्यादा उस पर नजर रखने वाले हैं कि रफे वरान और रियल मैड्रिड की सिचुएशन कैसी है। मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े, काफी लोगों ने कहा कि रफे वरान यहां पर इंजरीज के चलते थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि रफे वरान एंड रियल मैड्रिड जो प्ले स्टाइल वगैरह हर चीज है मैनेज हो जाएगा, स्टॉप गैप ही है, हम कोई लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे रफे वरान को भी। इसी के साथ अगर बात करें बार्सिलोना की, भाई बार्सिलोना में हमने भी अभी चैंपियंस लीग पे बात करी थी, तो तुम्हें से काफी लोगों ने कहा कि यार ऐसी खबर नहीं है, लेकिन अब बार्सिलोना के इंटरनल लोगों ने यहाँ पर इस चीज पे रिएक्ट करा कि हाँ भाई जर्मन न्यूज़पेपर ऐसा छाप रहा है, लेकिन उन्होंने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे नंबर्स बढ़िया है। उन्होंने अपने नंबर्स को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए कहा कि हमारे नंबर्स बिल्कुल यूएफए के दायरे में है। जहां तक कि अभी तक न्यूज़पेपर की बात करें तो उसका काउंटर किया नहीं गया है, जो एम्प्लॉय ने जिसने भी बताया है एनोनिमस है, लेकिन उसने इस तरीके इसको काउंटर नहीं करा, उसने बस अपना बोल दिया कि नहीं हमारे नंबर्स बहुत सही है। उसने उस चीज़ को काउंटर नहीं करा जो कि न्यूज़पेपर वाले बोल रहे थे कि आपका जो पैसा है वो आपने कमाया तो है, लेकिन आपने डायरेक्ट फुटबॉल से नहीं कमाया, आपने इधर उधर से कमा लिया और वो यूएफए काउंट नहीं करता। साथ ही लेकिन जो अच्छी खबर है बार्सिलोना फैंस के लिए वो ये है कि बार्सा के अंडर के लोगों को ने अभी ये बताया है कि देखो हमारे पास कोई वार्निंग आई नहीं है, हमारे पास ना कोई वार्निंग आई है, हमारे पास कोई लेटर आया है, ना हमारी कोई मीटिंग हुई है, तो ऐसा थोड़ी कि एक दिन में आके वो हमको मेल कर देंगे या फिर व्हाट्सएप पे अटैचमेंट कर देंगे ओके टाटा बाय बाय गुड बाय, ऐसा नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर रिसेंट 3 दिन में 18 से कुछ 3-4 दिनों में लेवेंडोव्स्की की रिगार्डिंग हरकत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई लेवेंडोव्स्की सबसे पहले अनटचेबल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई शायद से इंटरमीडिएरी एजेंट के थ्रू उसको सऊदी बेचने की कोशिश है। सऊदी की हिस्ट्री बता देते हैं, पिछले साल 150 मिलियन का ऑफर आया था, ठुकरा दिया। अब यहाँ पर जो वो फिलिपे कुटिनो वाला स्लैश कर दिया, 20 से 30 मिलियन में लेके चले जाओ। लेकिन यहाँ पर अगेन एक काउंटर अपडेट ये आती है कि पिन ज़ाहबी जो कि लेवेंडोव्स्की के एजेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जा रहे, लेवेंडोव्स्की ही रुकेगा। इसी को सपोर्ट करते हुए एक और यहाँ पर आती है स्टेटमेंट कि भाई शायद से लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक वो देख के जाएगा और यहीं पर ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना उसमें फेथ दिखा रही है। माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे को लगता है कि यहाँ पर लेवेंडोव्स्की अगर आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट नहीं आती तो कोई मतलब नहीं बनता कि यहाँ पर उसको रोकना पड़े। उसके 2 पॉइंट है। पहली चीज तो लेवेंडोव्स्की की बॉडी लैंग्वेज रिसेंट टाइम में थोड़ी सी क्वेश्चनेबल तो देखो रही है अपने स्क्वाड्स के थ्रू। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आप ये भी समझो कि अगर ज़ावी की बात करें, ज़ावी बचेगा नहीं बचेगा ये तो बात की बात है, कोई भी मैनेजर होगा वो लेवेंडोव्स्की को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। और तीसरी चीज है कि हाईएस्ट अर्निंग चीज, पैसा भी तो सबसे ज्यादा कमा रहा है, और तब तक की बात यह है कि लेवेंडोव्स्की को 2025 तक रखोगे तो फ्री एजेंट पे चले जाएगा। अभी फिर भी 30-35 मिलियन, तो लाइक उसकी सैलरी भी हटेगी और ऊपर से 35 मिलियन भी आ जाएगा। हाँ, अब आप इन्वेस्ट करोगे, डिपेंड करता है कि विटर होगे कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन लेवेंडोव्स्की में रोकना चाहिए, रखना चाहिए, सेल करना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आपको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस। हैप्पी न्यू ईयर क्या कह रहा हूँ, कल फिर आएगी वही वीडियो।